आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखी और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानी। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें जिन्हें जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों या वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणियों में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की सभी बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः इस वस्तुओं के समूह के बहुत से ढंग हैं। प्रयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा से हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप फर्स्ट, कि हम अपने चारों ओर में जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करते हैं और हम में से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग में होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्ट झाड़न, हथौड़ा, कील, जाबुए, पहिए का हरा आदि हो सकते हैं। बैट या बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक से अधिक सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे से में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक और अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। वस्तुएं, पदार्थ जिनसे बनी वस्तुएं। प्लेट है, इस्पात की, कांच की या प्लास्टिक या अन्य कोई की नहीं हो सकती है। पेन प्लास्टिक या धातु का बना हो सकता है।
बुद्ध ये जानना चाहते हैं कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं का बनाने में किया जाता है। क्रियाकलाप 2। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके लिए अपनी जानकारी के लिए और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम बैग में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली इन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए। तो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है? पहले हम इन वस्तुओं को कई ढंगों से समूहों में रखा है। इसके पश्चात हमने ये पाया कि हमारी चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो इन्हें समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की धातुएं जैसे लकड़ी, कुर्सी है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी है और इसके पहिए हैं, कागज, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, चमड़ा है, प्लास्टिक है, रुई है आदि। वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती हैं और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाता चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग मुख्य सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा ये कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु और कोई ऐसा पदार्थ जो जल को रोकने सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए, पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब ये जानने देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली प्रयोग के प्रयोजनों पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण जो उस उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे कुछ की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। तब लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहे की एल्यूमीनियम धातु से भिन्न दिखाई पड़ता है। तब पदार्थों के वे सभी गुण जो उस उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे कुछ विवेचन दी गई। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। फिर भी लोहे, तांबू, एल्यूमीनियम कुछ भी हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है। चमकीले पदार्थों को एक समूह अथवा पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ दो भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान में देखिए। आपने ये क्या पाया? क्या पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप इन पदार्थों के बारे में इसी प्रकार की चमकीले धातुति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा कक्षा में जितने भी पदार्थ हो कर सकते हैं।
द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को यजमान से रगड़कर ये देख सकते हैं कि द्युतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वृक्षों पर भ्रमण करें तो आपकी छतों के कटे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, तो देखें कि इसमें द्युति है अथवा नहीं है। कठोरता। जब आप अपने विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो इनमें से बहुत कुछ दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक में कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए कठोर दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुई अथवा चिकना होना। इन अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थों को जिसमें चीनी है, नमक है, पाउडर है, बालू रेत है, चीनी है, नमक है, पाउडर है, बालू रेत है, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के गिलास के प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार से इस गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंदर वस्तु को चम्मच में विलोडित किए। धीरे धीरे चम्मच भरकर चीनी नमक के नीचे इसी प्रकार से इस गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंदर वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होगा। परीक्षणों के सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। इधर एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ जल में विलोपित हो गुड़ हो जाता है, जैसे चीनी है, नमक है, बालू है, चाक पाउडर है, लकड़ी का है। इसमें जल में पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, तो काफी समय तक एक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में विलीन कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाता है? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल
अन्य किसी जल के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इस आधे जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति उलटित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके, उन सभी के साथ इसका प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.1 में लिखिए। हम देखते हैं कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर इसकी पृथक परत बना लेते हैं। एक तरफ द्रव्य है, दूसरी तरफ भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है। सिरका है, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने 5 वजन द्रव्यों का उपयोग किया था, क्या जल के लिए अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या ये गैस भी जल में विलय हो जाती है। कुछ गैसें जल में विलय होती हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, जो जल में रहने वाले जंतुओं या पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर तो डूब सकते हैं। क्रियाकलाप 4 में करते समय यह ध्यान रखना दिया जाना चाहिए कि जल में अविलेय ठोस जल में पृथक जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जबकि जल के पृष्ठभाग आकाश तैरने लगते हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं तथा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, कंकड़ जो आप सभी इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। बुझो ये चाहता है कि आप इसे जल में तैरने वाले तो जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण लें। अन्य द्रवों जैसे तेल में कई पदार्थ तैरते हैं तो डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप इसी प्रकार प्रयोग करें। पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही चुना क्यों? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन सभी पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी, प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ, अन्य खाद्य पदार्थों के कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखना अधिक पसंद है। यहाँ देखिए, मुख्य आवरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। इन तीनों इन तीनों के इन तीनों के उदाहरण दिखाए गए हैं करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर कुछ वस्तुओं को देख नहीं सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। आप यह भी नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र भीतर क्या रखा है। लकड़ी का गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शियों में समूहित कर सकते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल को देखिए। इस संबंध में अपने प्रश्न नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल और मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग में जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं
कि क्या आप ये पाते हैं कि अब बल्ब को पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज को होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख देते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु वो स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेल या धब्बे की याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थानों पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों की आप भिन्न दिखावट देती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न होने हैं। जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का संबंध उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हमें अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसे ही वस्तुओं एक साथ रखी हो, इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम अपनी आसानी से उनका पदार्थ लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज अथवा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किन्हीं को पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उस कक्षाओं में करेंगे। इस अध्याय में जो मुख्य शब्द आए कठोर, अभिलेता, पारदर्शी, अपारदर्शी, विलय, रुक्ष, अपारदर्शी। हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग हम बहुत सी वस्तुओं के बारे में निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ में से बनाना संभव हो सकता है तो उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने समूह। इसी प्रकार कुछ पदार्थों के स्पर्श करने में कठोर लगते हैं तो कुछ और कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है तो कुछ अन्य जैसे लकड़ी तो धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा अथवा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।